हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ क्वांटम नंबर्स। आज हम लोग अपना क्वांटम नंबर का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, है ना। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमारा थोड़ा सा कुछ चीज़ें बची थी वेव फंक्शन वगैरह के रिगार्डिंग, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विश्वास, गुड इवनिंग संजीत। एक बार साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। एक बार साउंड क्लियर है क्या? या हाँ, मैंने आप सब लोगों का होमवर्क चेक कर लिया। ठीक है, आज एक बार फिर डिस्कशन भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये तो हमने उसी दिन डिस्कस कर लिया था। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। दिस इज ऑल्सो डन। इस पे आएंगे आज। ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4p ऑर्बिटल रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो थोड़ा हम आपको नोड का कॉन्सेप्ट बता दें पहले, क्या होता है ना, सीखते चलते हैं, चलो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पी ऑर्बिटल होता है ना। जैसे आपके पास ये एक पी सबशेल है या पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में आपको ये वाला जंक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे सभी बच्चों को, है ना। ये वाला जंक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग कई बार बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो नोड बेसिकली है क्या? है ना, नोड। तो नोड बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपको नोड्स दिख रहे हैं ना, तो नोड्स बेसिकली वो रीजन होते हैं, है ना। रीजन बोल लो या एरिया बोल लो, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। ठीक है, तो आपको वो रीजन और वो एरिया निकालना है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो, है ना। जैसे मान लो आपके पास ये एक पी ऑर्बिटल मैंने बनाया और हम इस पॉइंट को नोड बोल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की इस पॉइंट पर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है, आप इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं ना। तो इन सारे में इलेक्ट्रॉन्स की पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, आप इनको लोब्स बोलते थे, याद करिए, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन इस जगह पर नहीं मिलेगा। तो नोड ऐसे रीजन को बोलते हैं, ऐसे स्पेस को बोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है ना। तो अब नोड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड्स और एक को हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोड्स। ठीक है, एक रेडियल नोड्स और एक एंगुलर नोड्स, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा टोटल नोड्स। ठीक है, तो इनके छोटे छोटे सिंपल सिंपल फॉर्मूले होते हैं। जैसे रेडियल नोड अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो वो होगा n माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन। और अगर आपको एंगुलर नोड निकालना हो, एंगुलर नोड निकालना हो तो वो होगा एल। तो यहाँ से टोटल नोड क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो n माइनस एल माइनस वन प्लस एल करोगे तो l से l कट जाएगा, दिस इज n माइनस वन। छोटे छोटे दो तीन फॉर्मूले हैं बाबू, लेकिन बड़े काम के, बहुत सिंपल सिंपल, नीट और मेन, नीट और मेंस में क्वेश्चंस वगैरह इनके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप आइए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4p ऑर्बिटल, है ना। आपको 4p ऑर्बिटल में पूछा जा रहा है। तो 4p के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू हो गई 1।
क्योंकि L इक्वल टू 0 क्या होता है, S सब शेल, L इक्वल टू 1 होता है P सब शेल, और 4P है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आपको क्या निकालना है, रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स कैसे निकलेंगे, है ना, n माइनस एल माइनस वन, तो ये जगह 4 माइनस वन माइनस वन, तो कितना हो गया 2। और क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल नोड्स क्या हो गया, देखो टोटल नोड्स क्या हो गया, n माइनस वन, तो ये हो गया n माइनस वन, n हो गया 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो रेडियल नोड हो गया 2 और टोटल नोड हो गया 3, 2 एंड 3। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चों को चमक गया, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के मदद से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। आप ये कॉन्सेप्ट को अपने थ्योरी कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेडियल नोड कितने हैं, है ना, आपसे पूछा जाएगा रेडियल नोड कितने हैं, एंगुलर नोड कितने हैं, टोटल नोड कितने हैं। तो आप आराम से छोटे छोटे इन 3 फार्मूले के मदद से आराम से कर सकते हो। टोटल नोड हमेशा याद रखना रेडियल नोड और एंगुलर नोड को मिलाकर बनता है। कितने लोग को चमक गया ये, बोलिए, क्लियर है क्या? कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, कमेंट करिए जल्दी। बाकी लोग को नहीं समझ में आया क्या? ओके, ठीक है, चलो इसको करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 3d5 4s1, है ना। आर्गन क्या होता है, आर्गन आर्गन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है ना। तो क्रोमियम है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ये हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपके कितने हो गए, ये पूरे और ये पूरे मिलके आपके टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्रोमियम 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। आप इसके जगह लिख सकते हैं कि यहाँ आर्गन तक हो गया, और उसके बाद हम लिख सकते हैं 4s1 3d5, है ना। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बार बार इतना नहीं लिखेंगे। जैसे हमको पता है कि क्रोमियम में 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो ज़्यादा ही है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डायरेक्टली आर्गन लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से आर्गन लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन तक हो गए। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो 4s1 3d5। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 3d5 4s1, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद पढ़ेंगे द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ml और इसकी वैल्यू होती है -L2 + L। तो बिल्कुल ये नेगेटिव वैल्यूज रख सकता है, नेगेटिव वैल्यूज रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, है ना। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, हमने पढ़ा था अफबाउस प्रिंसिपल में, है ना, कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो हम लोग हमेशा n+l रूल के हिसाब से करते थे। जिनकी एनर्जी कम होती थी उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते थे, तो ये भी करेक्ट है। डी पढ़ो, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाई n-2, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाई n-2, नहीं, जबकि आपने पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाई n-1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये जो है वो आपका गलत है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ए बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन कुछ बच्चे यूट्यूब से भी हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके लिए भी ये डिस्कशन कर दे रहे हैं ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बच्चे, जितने भी अर्ली स्टार्टर के बच्चे हैं, वो सारे बच्चों ने इनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। वेरी गुड। आई होप ये क्लियर है, इसकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया था क्या? हाँ, ये तो शायद डिस्कस कर लिए थे। ये वाला हुआ है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 9 एक बार और बता दीजिए। 9 कौन सा है बाबू? ये वाला। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया नहीं था, ये हम आपको आज बता रहे हैं। कहीं पे भी केमिस्ट्री में कहीं पे भी नोड वर्ड दिखे, NODE नोड, उसका मतलब होता है आप वो उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिटल है, जैसे आप PX ऑर्बिटल की बात करते हैं, है ना, या PY ऑर्बिटल की बात करते हैं, या P सब शेल की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि P सब शेल में हर एक जगह आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उस P सब शेल में भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर एक P ऑर्बिटल बनाया, उसका ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग नोड बोलते हैं, है ना, क्योंकि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इस लोब में मिल सकता है, इस लोब में मिल सकता है, लेकिन इस जंक्शन पर जहां मैंने ग्रीन डॉट दिखाया है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो उस जगह को केमिस्ट्री के भाषा में नोड बोलते हैं। तो नोड इज अ स्पेस और अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। फिर नोड दो तरीके के होते हैं, एक रेडियल नोड, एक एंगुलर नोड, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मिलेगा टोटल नोड। रेडियल नोड का ये फॉर्मूला है, एंगुलर नोड का ये फॉर्मूला है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नोड का फॉर्मूला आएगा n-1। तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को याद करेंगे और क्वेश्चंस में डायरेक्टली लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसी से पूछ रहा था। ठीक है, चलो आइए ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है ना, कंसिडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द एजिमुथल क्वांटम नंबर L टेक्स वैल्यूज 0 1 2 से लेकर के n+1, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, देखो बोल रहे हैं जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 to n-1, ये होती है वैल्यू। लेकिन ये नहीं लगाना, वो आपको बोल रहा है कि आपका एक हाइपोथेटिकल मॉडल है ना, क्वेश्चन में जो बोले उसी के हिसाब से सोचना होगा। हाइपोथेटिकल मॉडल है, मान लीजिए कि मैंने अपना कोई मॉडल बनाया और मेरे मॉडल में L की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के n+1 तक वैलिड है। इसका मतलब अगर L की वैल्यू 0 होगी, है ना, सॉरी, n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू अगर 1 होगी तो L की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के n+1, मतलब 0 से लेकर के 2। देखो, 0 से लेकर के n+1 तक, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो 0, n की वैल्यू 1 है तो 0 से 2। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 में कौन कौन से सबसेल्स होने लगेंगे? 0 to 2 का मतलब है 0 1 और 2, तो 1s होगा, 1p भी होगा और 1d भी होगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी 0 टू n+1, 2+1 3 तक। तो 2 के यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू हो जाएंगे? 0 भी, 1 भी, 2 भी और 3 भी। तो 2 के अंदर 2s भी होगा, 2p भी होगा, 2d भी होगा और 2f भी होगा। पहले यहाँ तक कितने बच्चे समझ गए बताइए? यहाँ तक कितने बच्चे समझ गए? उन्होंने बोला है कि मान लीजिए आप एक कोई ऐसा हाइपोथेटिकल मॉडल बनाते हैं जहाँ L की वैल्यू 0 से n-1 नहीं बल्कि 0 से n+1 तक जाए, है ना। तो वैसे केस में पहले वाले शेल में कितने सब शेल्स होने लगेंगे? 3। तो 1s भी होगा, 1p भी होगा और 1d भी होगा। सेकंड शेल में 4 सब शेल्स होंगे, 2s भी, 2p भी, 2d और 2f भी। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ऐसा हाइपोथेटिकल माना गया कि मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया, अगर ये वाला रूल वैलिड है तो उसके हिसाब से ये सारे शेल और सब शेल्स होंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। 13 हैज अ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। 13 मतलब ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना। 13 हैज अ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। अगर ऐसा है तो एटॉमिक नंबर 13 जब आप भरोगे तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1p, 1d, 2s, 2p, 2d। तो पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा एनर्जी के बेसिस पर।
ठीक है। तो पहले आपको इस बार एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? 1s है, 1p है, 1d है, 2s है, 2p है, 2d भी है और 2f भी है। ठीक है। n+l रूल लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n+l की 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, है ना, क्योंकि l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2। ये हो जाएगा फिर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 1s में। 1s के बाद 1p में, 1p के बाद 2s में, 2s के बाद 1d में, 1d के बाद 2p में और 2p के बाद इतने तक ही चलो कर लेते हैं, इतने में मेरा काम हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे भरे जाएंगे? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के तरफ भरे जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे कम n+l की वैल्यू किसकी है? इसकी, तो 1 हो गया। अब 2 पे क्लैश है, तो जिसका n कम है, ये सारे n=1 वाले हैं और ये सारे n=2 वाले हैं। तो जिस अब यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम हो रही है तो उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n कम होगा तो पहले 1p में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा। तो ये वाला आपका सिस्टम हो गया। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सबसे पहले 1s2 आएगा, फिर 1p6 आएगा, फिर 2s2 आएगा, है ना। तो कितने हो गए? 6, 2 8 और 2 10। और फिर आएगा 1d3, 1d3। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 13 का। तो 13 एज अ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। चेक बताओ ये कोई सही है या गलत? बताइए ये कोई, ये पहला ऑप्शन आपका सही है या गलत? 13 एज अ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है या गलत? चेक करो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो। जो चीज़ें नॉर्मली है वो तो आप हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं, लेकिन उसने एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आया और बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा हाइपोथेटिकल मॉडल है जिसमें आप इस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ना। आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 से n-1 नहीं, 0 से n+1 तक कर रहा है ना। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सही है या गलत? चेक करो बाबू, हम 1 मिनट आते हैं थोड़ा। हाँ वेरी गुड, नहीं है। चलो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो, वैलेंस सब शेल मतलब क्या? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट मतलब क्या हो गया? n=2 है। n=2। ये हाफ फिल्ड है, ये तो पूरा भरा हुआ है। 2s2 s वाला पूरा सब शेल भरा हुआ है, तो ये हाफ फिल्ड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ो। 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल, है ना। अब ये चीज़ें थोड़ी सीखनी पड़ेंगी आपको अगर आपको नहीं पता तो। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल उसको बोलते हैं जिसमें NS1 कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, जिसमें S सब शेल आउटर मोस्ट, यहाँ पे N कौन सा होगा? आउटर मोस्ट शेल, है ना। आउटर मोस्ट शेल में
आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में या एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाए। तो 9 भरना है, चलो 9 करो। 9 करोगे तो कैसे भरोगे, पहले 1s2 में जाएगा, उसके बाद 1p6 में जाएगा, और उसके बाद 2s1 में जाएगा। देखो 6 2 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक है, तो ये देखो n इज इक्वल टू 2 आपका वैलेंस शेल है और उसमें एक सब शेल है, इसका मतलब ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। कितने बच्चे इसको फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये होता है अल्कली मेटल, ये होता है। हम आपको क्या बताए थे, हम आपको क्या बताए थे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि अभी आप लर्निंग प्रोसेस में है ना। तो आप हर जगह सीखेंगे, हर जगह। अल्कली मेटल क्या है, अल्कली मेटल समझ गए, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। जब हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, टाइम बिंग के लिए मान लेते हैं। चलो थर्ड ऑप्शन चेक करो। 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस। नोबल गैस मतलब समझते हैं आप? नोबल गैस उसको बोलते हैं जिसके सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो। टाइम बिंग के लिए आप इतना समझ लो, है ना, जिसमें जिस सारे ऑर्बिटल्स उसके फुलफिल्ड हो। तो 8 को भरना है तो 8 को भरते हैं, चलो 8 को भर लेते हैं। तो 8 को कैसे भरेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 में, और फिर जाएगा 1p6 में। तो ये आपके 6 2 8 हो गए, ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 8 इज दी एटॉमिक नंबर 8 वाला पहला। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 में कौन कौन सा है, 1 में है 1s भी है, 1p भी है और 1d भी है। तो अभी आपने कौन सा फिल किया है, सिर्फ 1s और 1p फिल किया है। इसका 1d, तो 1d का तो नंबर ही नहीं आया, तो इसका 1d सबशेल जो है, 1d सबशेल जो है वो आपका अभी भी एम्प्टी है। और मैंने क्या लिखा है, ऑर्बिटल्स जिनके सारे फुलफिल हों, एक शेल के अंदर जितने भी सब सेल्स होंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, वो सब फुलफिल होने चाहिए। तो 1 के अंदर तीन चीजें थी, 1s 1p 1d। तो 1s और 1p तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन 1d खाली है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया क्या, एक बार देख लो, कमेंट करो। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है, पहले मुझे चेक करने दो एक बार। ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है? हम्म, ठीक है। नहीं 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 विश्वास, आप ये जो बात पकड़ रहे हैं ना वो गड़बड़ है। 1 से 30 में एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक नंबर
10 18 ये सब नोबल गैसेस आते हैं, लेकिन वो किस के हिसाब से आते हैं? वो सारे आते हैं 0 से n-1 के हिसाब से। लेकिन आपको यहाँ सारी चीजें सोचनी है 0 से n+1 के हिसाब से। ठीक है, चलो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 6 हैज अ 2p वैलेंस सबशेल। एटॉमिक नंबर 6 भरेंगे, 6 भरोगे तो 1s2 और उसके बाद 1p4, है ना। हैज अ 2p वैलेंस शेल, नहीं आउटर मोस्ट शेल तो n=1 ही है, और इसमें भी सबसे बाद में किस में भरा गया है? 1p, तो 2p नहीं 1p है। तो ये भी गलत हो गया। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। है ना, आप अच्छे से एक बार इसको देख लो, इसको फॉलो कर लो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि थोड़ा एक हाइपोथेटिकल मॉडल आपको बनाया गया है ना, और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे अल्कली मेटल कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, नोबल गैस नया हो सकता है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सर नोबल गैस में डाउट है। नोबल गैस में बाबू देखो, नोबल गैस और बाय नोबल गैस, जैसे देखो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे हीलियम नोबल गैस होता है एटॉमिक नंबर 2, तो आप इसका क्या लिखोगे? 1s2 अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में। नियन होता है नोबल गैस 10, तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6, है ना। तो इन क्या है, n=1 में जो भी सब शेल है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, देखो फुल फिल्ड है। देखो n=1 भी पूरा भरा हुआ है और n=2 भी आपका पूरा भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप, है ना, उसी तरीके से तो ये नोबल गैस का पहचान होता है कि उसमें एक सेल के अंदर जितने सब सेल्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरा भरा होता है। सर 4 में 1s2 2s2 2p होगा क्या? है, क्या लिख रहे हो? ठीक है, तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि पहला नोबल गैस 8 होगा क्या? क्या 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस? 8 कभी भी फर्स्ट नोबल गैस नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1s2 आपका पहला नोबल गैस, 1s2 1p6 पहला नोबल गैस कब आएगा? जब आपके पहले शेल के सारे सब शेल्स भरे जाएंगे। पहले शेल के सारे सब शेल्स अगर भरे चले जाएं तो n=1 में क्या होगा? अब n=1 में तो तीन चीजें हैं, 1s भी है, 1p भी है और 1d भी है। तो जब सब भर जाएगा तब पहला नोबल गैस आएगा। 8 में तो s और p ही भर रहा है, d तो अभी भी खाली है, तो वो नहीं आएगा। देखो इस वाले में पहला नोबल गैस ये क्यों आया? इस वाले में वन, ये पहला नोबल गैस अपना एटॉमिक नंबर 2 क्यों है? क्योंकि ये n=1 से चालू होगा और n=2 सिर्फ में 1s होता है, वो पूरा भरा हुआ है। ये सेकेंड नोबल गैस क्यों है? क्योंकि n=1 के बाद n=2 आता है और ये पूरा भरा हुआ है, तो ये n=2 आ गया। ठीक है, क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये करो। द नंबर ऑफ सब शेल्स एसोसिएटेड विथ n=4 एंड m=-2 क्वांटम नंबर, है ना। n=4 और m=-2 में कितने सब शेल्स होंगे आपको बताना है। देखो n=4 है, तो पहले l की वैल्यू होगी -4 टू +4, सॉरी सॉरी, l की वैल्यू हो जाएगी 0 टू n-1,
तो ये बाबू हो जाएगा 0 2 3, इसका मतलब 0 1 2 3। तो 4 के अंदर हो जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। उसके अंदर आपको कौन कौन से चाहिए जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 होगी, है ना? आपको सबशेल्स पूछ रहा है, तो n = 4 के अंदर ये 4 सबशेल्स होंगे, है ना? सबशेल्स पूछा जा रहा है, सबशेल्स। ठीक है, तो आपको कौन कौन से सबशेल के अंदर m की -2 वैल्यू आएगी, है ना? m की वैल्यू होती है -L2 + L। तो L की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। L की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू होगी -1 0 और 1। L की वैल्यू 2 आएगी तो m की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 1 और 2। और L की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू हो जाएगी -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो -2 किस में आया? इसमें आया -2 और इसमें आया -2। इसका मतलब L = 2। इसका मतलब ये हो गया 4p और ये हो गया 4, सॉरी, ये हो गया आपका 4d और ये हो गया आपका 4f। तो सिर्फ इस सबशेल और इस सबशेल में ml की वैल्यू -2 आएगी, इसलिए करेक्ट आंसर है 2। वेरी गुड, है ना? आपसे सबशेल्स पूछ रहा है। इस n = 4 में पहले बात तो ये 4 सबशेल होंगे, इन 4 सबशेल में से किस सबशेल में m की वैल्यू -2 आएगी? s में आएगी नहीं, p में आएगी नहीं, d में आएगी और f में आएगी। तो 2 आंसर करेक्ट। ये ट्राई करो। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब ऑर्बिटल्स आ गए, अब सबशेल नहीं, नंबर ऑफ, इस बार आपको बताना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n = 5 एंड ms = +½ बन गया होगा, ये कर लिए होगे। 25, सबका 25 आया है। सबका 25 आया है क्या? ओके चलो, तब तो फिर सबका आ ही गया। तो ये करो। इफ द नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है और वो बोलता है हम 1s7 लिख दें इंस्टेड ऑफ 1s2 2s2 2p3। हम लोग पता है, हम लोग ये सही लिखते हैं। वो बोल रहा है कि अगर ऐसे लिखा जाए तो if the nitrogen atom has electronic configuration 1s7, it would have energy lower than the normal ground state configuration because the electrons would be closer to nucleus, yet 1s7 is not observed because it violates। बताओ। अब 1s7 गलत है, क्यों गलत है? कौन से प्रिंसिपल, कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा? इनमें से कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या अफबाउज प्रिंसिपल? बिल्कुल पॉली साहब है, पॉली साहब, है ना? क्यों है पॉली साहब? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही बोलता था कि एक रूम के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों का स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगा, और एक डब्बे के अंदर आप 7 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ठीक है, पॉली, वेरी गुड। अच्छा, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, कर ही लिए थे। ये किए हो क्या? इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? डाउट है, डाउट है, डाउट है, आओ बनाते हैं। इफ एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर, आपको टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जिनका क्वांटम नंबर n = 4 है। मॉड ऑफ ml = 1 है, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे, ml की वैल्यू +1 भी
और ml की वैल्यू -1 भी। अब ये मेरे से गलती से भी मत पूछ लेना कि कैसे होगा, ये बहुत मार मारेंगे। ठीक है, और ms की वैल्यू -½ है ना, मतलब आपको सिर्फ एक ही स्पिन लेना है ना। -½ +½ -½ दोनों रहते तो दोनों स्पिन लेते, लेकिन -½ है या सिर्फ +½ है, इसका मतलब एक ही स्पिन लेना है। In an atom, the number of electrons having quantum number n equal to 4। तो अगर आपके पास n equal to 4 है तो L की वैल्यू 0 2 3 होगी। इसका मतलब L की वैल्यू 0 1 2 3, तो यानी सिर्फ 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। अगर आप, चलो एकदम डिटेल में ही कर लेते हैं। 4s में एक डब्बा, 4p में 3, 4d में 5 और 4f में 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, S में एक डब्बा, P में 3, D में 5 और F में 7। इसके लिए ml की वैल्यू तो 0 ही होती है। इसके लिए ml की वैल्यू -1 0 1 होती है। ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ml की वैल्यू है, क्योंकि ml की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -L2 + L तक निकालते हैं। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू 4 और ml की वैल्यू +1 भी चलेगी और -1 भी चलेगी। तो +1 भी चलेगा और -1 चलेगा, तो ये दोनों डब्बा चलेगा। ये नहीं चले पाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। ये बीच वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि 0 है। यहाँ पे भी ये बॉक्स चलेगा, ये बॉक्स चलेगा, और यहाँ पे भी ये बॉक्स चलेगा और ये बॉक्स चलेगा, क्योंकि जितने बॉक्स पे मैंने टिक लगाया है सिर्फ उतने ही बॉक्स पे ml की वैल्यू या तो +1 है या -1 है। बाबू आपसे सबशेल्स नहीं पूछे जा रहे उज्जवल मिश्रा, उज्जवल आपसे सबशेल्स नहीं पूछे जा रहे, आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनमें जिनका मैग्नेटिक जिनका ये 3 क्वांटम नंबर होगा। तो अब आप इस बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। हर बॉक्स के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें से एक +½ वाला होगा, एक -½ वाला, एक +½ वाला, एक -½ वाला, एक +½ वाला, एक -½ वाला, +½ -½ +½ लेकिन आपको कौन सा लेना है, -½ मतलब इन दो में से कोई एक लेंगे। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट आंसर है 6। करेक्ट आंसर है 6। एक बार अच्छे से कमेंट कर लो। कितने बच्चों को चमक गया। आपसे बाबू सबशेल्स नहीं पूछे जाते, अगर सबशेल पूछता ना तो आप बोलते कि भाई -1 और -1 +1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। तो -1 P में भी आया, डी में भी आया और F में भी आया। अब उसमें भी पूछ रहा है वो इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन -½ है, तो हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन एक +½ वाला होगा, एक -½ वाला, तो आपको -½ वाला ही लेना है, तो दो में से एक काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट आंसर है 6। सर लेकिन -½ तो सिर्फ 3 ही हो सकते, 3 कैसे बाबू, आपके पास 1 2 3 4 5 6 डब्बे हैं, हर एक डब्बे में +½ -½ होगा। तो इस डब्बे से भी एक -½ इस डब्बे से भी एक -½ ऐसे करते जाएंगे, तो 6 बॉक्सेस से आपको -½ मिलते जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, जिनके लिए ms की वैल्यू कितनी हो गई, -½ क्लियर है क्या। क्लियर है सबको। ओके ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हो गए थे आपके।
नोडल प्लेन्स, चलो इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, बोर्ड पे देखना। एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिसिटी एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 × mod ऑफ s+1, है ना। जहाँ यहाँ मॉड ऑफ, यहाँ पे जो s है, ये आपको टोटल स्पिन लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? टोटल स्पिन, और टोटल स्पिन को ही आप बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखो हम तुमको कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे डी सब शेल है, ठीक है, और मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मान लो मैंने D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, हम आपसे इसमें पूछना चाहते हैं कि टोटल स्पिन कितना है, टोटल स्पिन कितना है। तो जब तुम इस बॉक्स में देखोगे तो इस बॉक्स में एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ मिलके 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो चारों एक डायरेक्शन में है, तो अगर हम ऊपर वाले एरो को क्या ट्रीट कर लें, प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? 4 × +½ तो ये कट जाएगा 2, आंसर आ जाएगा +2। इसी चीज को आप बोलते हो एस, इसी चीज को आप बोलते हो एस। एस मतलब टोटल स्पिन कितना है। पहले वाले ब्लॉक्स में प्लस हाफ भी था माइनस हाफ भी था, तो ये कैंसिल होके 0 हो गया। बाकी के 4 बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन है और चारों एक ऊपर ही वाले एरो हैं, तो मैंने मान लिया कि ऊपर वाला एरो अगर प्लस हाफ है तो ये कितने हो जाएंगे? 4 × +½ अब इसकी पूछी जाएगी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए, तो 2 × mod ऑफ s+1। ठीक है, तो 2 × mod ऑफ s, तो mod ऑफ 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो कितना आ जाएगा? 5 आंसर। ये कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पिन निकालते हैं, टोटल स्पिन निकाल लीजिए या मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए, है ना। आप इसको बोलेंगे मल्टीप्लिसिटी, है ना, या इसी का नाम आप बोल सकते हैं टोटल स्पिन। और उसके बाद जो भी यहाँ s की वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। क्लियर है क्या? कितने बच्चों को समझ में आया? बहुत इजी है, छोटा सा चीज़ है, बस इसको देख लो एक बार। बोलो बाबू। ठीक है, ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं, बना करके दिखाओ। ठीक है, मान लो, चलो डी का ही ले लो। 1 2 3 4 5 7, चलो इसका बताओ। आंसर निकालो। देखो हमें कुछ बात आपको बताना पड़े, हम एक कुछ बात बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। एक कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चों का ये एटीट्यूड रहता है, इवन जब हम स्टूडेंट थे ना, तो कभी कभी हमको लगता है कि मेरे अंदर भी ये चीज़ था, है ना, जिसके वजह से एट टाइम्स क्या हुआ है ना कि मुझे इससे नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए मैं तुमको बताता हूँ कि ये चीज़ कभी नहीं करना है। मेरे अंदर क्या एक हैबिट था ना कि जैसे मान लो कोई चैप्टर पढ़े, जैसे हमें क्वांटम नंबर नाम का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्वांटम नंबर मान लो कि मैंने स्टार्टिंग जब हुआ तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि क्वांटम नंबर की बहुत सारी चीज़ें मुझे आ गई, जैसे मान लो क्वांटम नंबर में टोटल 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक में से मुझे 6-7 टॉपिक बहुत अच्छे से आ गए, मैं उसके क्वेश्चंस भी बना पा रहा हूँ, है ना। तो फिर मैं क्या करता था कि मैं उस चैप्टर को बहुत अंत तक अच्छे से नहीं पढ़ता था, लगता था कि हाँ हाँ अब ये चैप्टर मेरे को आ गया, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बना ले रहा हूँ।
है ना। तो वैसे बच्चों के साथ क्या होता है ना कि वो एग्जाम में फंसते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे किन किन टॉपिक को अच्छे से पढ़ कर आते हैं। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो इतने साल से एग्जाम ले रहे हैं, तो उनको पता है कि बच्चे का क्या वीक होगा, क्या स्ट्रांग होगा। तो इन सारी बात से बस हम आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप कोई भी चीज पढ़िए तो कंप्लीट पढ़िए। जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक है, अब बहुत बच्चे इससे पहले सारे, अरे मेरे से तो एडवांस के भी क्वेश्चन बन गए, ये क्वेश्चन भी बन गया, वो क्वेश्चन भी बन गया, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए, बस उस चीज को देखते हुए बोल देंगे हाँ मेरे को क्वांटम नंबर आ गया। लेकिन जब तक हम ये नहीं बोले कि हाँ आज आपका क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया है, वहां तक हम आपको जो जो चीजें पढ़ाएं वो सारी चीजें आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हाँ पहले दिन हमको ऑफ बाउज पॉली और ये सब चीज़ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया, हम नोड वोड कैलकुलेट कर लेते हैं। आधा अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। अगर आप क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो पहले लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक सारी चीज़ें अच्छे से देखिए और हर कुछ कंप्लीट कीजिए, हर छोटी छोटी बातें। आपको पूरा क्वांटम नंबर आता है लेकिन आपने ये छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक नहीं पढ़ा। 2 मिनट का टॉपिक है, ये है ही क्या इसमें, है ना। लेकिन एग्जाम में यही आ गया, आप जिस दिन पेपर देने गए उस दिन यही टॉपिक आ गया, पूरा क्वांटम नंबर में होशियारी मारते फिर रहे थे कि हमको आ गया, हमको आ गया, और ये छोटा सा टॉपिक छोड़ करके और क्वेश्चन यहीं से आ गया। इसलिए पूरा प्रॉपर सिलेबस पढ़िए, जो जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ पढ़िए। चलो बताओ, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनसे तो कोई स्पिन नहीं मिलेगा क्योंकि इस बॉक्स में प्लस हाफ भी है और माइनस हाफ भी है। अब यहाँ दो एरो नीचे हैं, तो मान लो मैंने अपवर्ड एरो को क्या ले लिया, प्लस हाफ, और डाउनवर्ड एरो को क्या ले लिया, माइनस हाफ। तो कितना आएगा, माइनस हाफ, फिर एक माइनस हाफ, और फिर एक प्लस हाफ। तो ये तो कट जाएगा, तो यानी कि एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, 2 × mod ऑफ s+1, तो 2 × mod ऑफ -1/2 + 1। तो मॉड तो आपको पता है नेगेटिव नंबर को भी बाहर पॉजिटिव ही फेंकता है, तो 2 × 1/2 + 1, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। जिनका भी 4 आ रहा है वो गलत है। कितने बच्चों का आया ये कमेंट करो जल्दी, आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग भी कमेंट करिए, अविनाश, संजीत, विश्वास। विश्वास आप क्लास में रेगुलर रहा कीजिए, मैं देखता हूँ कि आप क्लास में रेगुलर नहीं रहते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप क्लास आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर 15 मिनट के बाद पता नहीं आपको क्या हो जाता है। क्लास में रेगुलर रहा कीजिए। सर एक और क्वेश्चन दीजिए, चलो लो, क्वेश्चन का थोड़ी कमी है अपन को। चलो बड़ा दे देते हैं एक। 1 2 3 4 5 6 7 टका। चलो इसका निकालो। इसका निकालो। बाबू देखो, जब हम कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, है ना, जैसे अगर आपको बोलते हैं कि ठीक है, देखो बहुत सारे, आप देखो आजकल ना पढ़ाई बहुत ऑनलाइन हो गया, और मैं किसी टीचर का शिकायत वगैरह नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात है ना कि अगर आपको जिस टॉपिक को जितना समय देना चाहिए आपको उतना समय देना पड़ेगा, है ना। आप जनरली यूट्यूब वगैरह पे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो कोई क्वांटम नंबर आपको 10 मिनट में भी पढ़ा रहा है, कोई क्वांटम नंबर आपको 15 मिनट में भी पढ़ा रहा है, कोई क्वांटम नंबर आपको 1 घंटे में भी पढ़ा रहा है, और हम लोग लगभग 5 6 घंटे में क्वांटम नंबर पढ़े, है ना। तो जो ज्यादा समय ले रहा है इसका मतलब वो आपको ज्यादा कंटेंट दे रहा है ना। क्योंकि कोई ऑनलाइन क्लास में ऐसे खड़े होकर हम कोई वो टाइम पास तो कर नहीं सकते। अगर हम लोग 1.5 घंटे 2 घंटे के क्लासेस कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखनी है।
और इन डेप्थ पढ़िए कोई भी टॉपिक को। जब हम लोग, आज क्वांटम नंबर का लास्ट क्लास है, आज क्वांटम नंबर लोग आधा घंटे 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे तो तुम रेडी हो कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा तो खत्म क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपवर्ड एरो को क्या ले लिया जाए, प्लस हाफ, तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, आधा चलो लिख लो, डायरेक्ट करें ना, ये हाफ 1 हो गया, 1 में आधा जुटेगा तो 1.5 हो गया, और 1.5 में से एक आधा माइन एस की वैल्यू 1 आएगी, और 2 इंटू मॉड ऑफ एस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। हाँ, बहुत लोग की 3 आई है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते, क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आपसे कभी टोटल स्पिन पूछे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये ज़्यादा पूछता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं वो। तो अगर आपसे कभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछे तो समझ जाना 2 मॉड एस प्लस 1 लिखना है, एस आपका टोटल स्पिन है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक सीखे, अब बहुत ध्यान से आराम से बैठ जाओ और 10 मिनट मेरी बातों को सुनो, तो अगला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करोगे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, प्लीज बोर्ड पे ध्यान से दीजिए अगला 10 मिनट। चलो बोर्ड पे देखो, टॉपिक का नाम है नोडल प्लेन्स इन ऑर्बिटल्स। अभी मैंने आपको नोड का मतलब समझाया था, है ना, अभी मैंने आपको नोड का मतलब, नोड का मतलब समझाया था। नोड का मतलब क्या था, एक ऐसा रीजन, ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0। तो नोडल प्लेन का मतलब होता है ऐसे प्लेन्स ढूंढना। प्लेन मैंने आपको बताया है, 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन होता है, 2 डायमेंशन प्लेन होता है, और 3 डायमेंशनल चीजें जिसमें 3 डायमेंशन होता है वो आपका नॉर्मल 3 डायमेंशन स्पेस होता है। तो प्लेन में हमेशा 2 डायमेंशन होंगे, प्लेन इज ऑलवेज अ 2D चीज, प्लेन 2 डायमेंशनल है ना नॉर्मली। ऐसे तो आप 3D में भी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। अभी आप टाइमिंग के लिए बेसिक सा चीज़ समझिए, प्लेन। इसका मतलब आपको ऐसे प्लेन्स ढूंढने हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज 0, है ना। तो प्लेन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ऐसे प्लेन्स ढूंढिए जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। विश्वास, क्या डाउट हो गया, क्या डाउट है? चलो देखो, यहाँ पर आपका एक पी एक्स, ये 2 से कोई मतलब नहीं है, पी एक्स ऑर्बिटल है। देखो डबल, ये पी एक्स ऑर्बिटल आपका ऐसे डबल डम्बल शेप का है। और देखो पी एक्स है तो किस एक्सिस पर बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए, पी एक्स है तो किस एक्सिस पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाया है, ये इसका नोडल प्लेन है ना। ये नोडल प्लेन जो है, नोडल प्लेन जो है, इस प्लेन पर, इस प्लेन पे किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। किसी भी जगह पर पाने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, 0। ठीक है, अगर तुम इसको बनाना चाहते हो तो देखो हम यहाँ पे एक बनाते हैं, थोड़ा बाबू देखना, ठीक है। ये मान लो आपका, ये आपका पी एक्स है मान लो, है ना। देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये पी एक्स है। ठीक है, मैं देखो पी ऑर्बिटल जो है वो एक्स डायरेक्शन में बना है, यहाँ भी जो पी ऑर्बिटल है देखो वो एक्स डायरेक्शन पे बना हुआ है ना, ये चीज़ है। तो हम एक ऐसा प्लेन ढूंढना चाहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। मैंने आपको बताया है कि ये जो बीच वाला जो पॉइंट है ये नोड होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, ये बीच वाला जो पॉइंट है वो नोड है। तो हम एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर लें, है ना, हम एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर ले यहाँ से ऐसे, इस तरीके का।
ऐसा एग्जैक्टली देखो वो जो प्लेन है 3D में बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये मान लो मेरा हाथ प्लेन है, ये 2 डायमेंशन है, तो वो प्लेन एग्जैक्टली इसके बीच से गुजर रहा है ऐसा। ये प्लेन देखो नोड से पास हो रहा है, ये जो प्लेन है ये इसके बीच वाले नोड से पास हो रहा है और इस तरीके का है। इस पे सारी चीजें जो हैं वो वाई में है और बाहर निकला है तो जेड है, एक्स पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक्स में तो इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी होगी ना, अगर ये पी एक्स है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ तो मिल ही सकते हैं, इस जगह और इस जगह पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही। तो एक्स के डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही। किस किस डायरेक्शन में नहीं मिलेंगे, वाई में नहीं मिलेंगे और जेड में मिलेंगे। तो ये जो प्लेन यहाँ पर बना है फोटो में, इसको हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे? वाई जेड प्लेन बोलेंगे। कितने बच्चे इसको समझ पाए, थोड़ा कमेंट करो। देखो ये पी एक्स ऑर्बिटल है ना, पी एक्स ऑर्बिटल ये जो नोड के बीच से इस तरीके का जो प्लेन पास हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये 3D फोटोज हम लेकर आए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। उसी तरीके से बाबू देखो ये पी वाई है, देखो ये आपका वाई एक्सिस है तो पी वाई के अलोंग है। तो देखो एक और प्लेन फिर इनके बीच से है ना, बीच से ऐसे गुजर रहा है, बताओ इस प्लेन का क्या नाम होगा? बताओ ये कौन सा प्लेन है? इस प्लेन का नाम बताओ। देखो ये प्लेन किस एक्सिस पे बना हुआ है, देखो इस प्लेन में तुमको जेड एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो ये आपका एक्स जेड प्लेन है। वेरी गुड, वेरी गुड, सब बच्चों का सही है। ये बताओ देखो ये पी ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में बना हुआ है बताओ? जेड एक्सिस में। तो एक प्लेन ऐसे बीच से निकला है जो नोड से पास कर रहा था, इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। बताओ ये कौन सा प्लेन है? वेरी गुड, एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं आपके, पी ऑर्बिटल्स जो हैं इनमें नोडल प्लेन आपको पता चल गया। अब हम तुमको एक ट्रिक सिखा देते हैं जिससे तुम इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। देखो तुमसे पूछे पी एक्स में, पी वाई में और पी जेड में, पी एक्स का नोडल प्लेन कौन सा है ना, ट्रिक सीखो। एक्स ऑलरेडी है, एक्स वाई जेड तीन ही एक्सिस होता है तो एक्स तो ऑलरेडी है यहाँ पे। सर हम ये भी कमेंट कर सकते हैं कि जिस एक्सिस पर बना है उससे जो परपेंडिकुलर एक्सिस वो जो प्लेन बना रहे होंगे, हाँ बोल सकते हैं एक ही प्लेन होगा। देखो जैसे एक्स एक्सिस पी एक्स है तो यहाँ एक्स तो ऑलरेडी यूज हो गया, और होती तीन ही चीजें हैं, एक्स वाई और जेड, यही तीन एक्सेस होते हैं। तो यानी एक्स ऑलरेडी यूज हो गया तो इसका वाई जेड प्लेन है, वाई ऑलरेडी यूज हो गया तो इसका जेड एक्स प्लेन है, और जेड ऑलरेडी यूज हो गया है तो इसका एक्स वाई प्लेन है। बोलो याद हो गया क्या? यहीं पर तुरंत याद हो गया क्या ये चीज? ट्रिक ट्रिक ट्रिक। बाकी कॉन्सेप्चुअली आप समझ लिए, आप 3D वीडियोस देख पा रहे हैं अच्छे से। हाँ 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 हाँ। जैसे पी एक्स में एक्स यूज हो गया तो बचा क्या है? वाई जेड प्लेन है इसका, इसका वाई जेड नोडल प्लेन है। पी वाई में वाई ऑलरेडी यूज हो गया, बचा क्या? एक्स और जेड, तो एक्स जेड प्लेन है ना। और पी जेड में जेड तो यूज हो ही गया तो बचा क्या? एक्स वाई प्लेन। ये ट्रिक है ना, जो ये हम बता रहे हैं आपको, ये ट्रिक है। आप कभी भूलेंगे नहीं इस ट्रिक से, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्चुअली भी आपको समझ में आनी चाहिए। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये? अगर चमक गया तो एक बार बल्ब जला दो। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं पी के बाद डी सब शेल में, है ना, डी सब शेल में। अब देखो हम बताते हैं यहाँ पे, थोड़ा एक हम पहले बना देते हैं तो तुमको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मान लो मैंने यहाँ पर बनाया,
ठीक है, मान लेते हैं ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। कोई भी बच्चा बताएगा कि ये dxy है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब तुम खुद समझ सकते हो, देखो ये मैंने dxy बनाया है, ठीक है। देखो एक प्लेन अगर ऐसे गुजार दे, ये वाला प्लेन, देखो ये नोड है, ये बीच का ये जो चीज है, दिस इज अ नोड, ठीक है। तो एक प्लेन अगर हम ऐसे गुजार दे, ऐसे वाला, ऐसे जो बीच से निकल जाएगा, ऐसे वाला, है ना, ये वाला प्लेन एक नोडल प्लेन होगा। और एक जो ऐसे निकल जाएगा इसके बीच से, देखो ऐसे 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 निकल जाएगा इसके बीच से, ये भी नोडल प्लेन होगा, सेम पिछले बार की तरह। कितने लोग को क्लियर है? डी एक्स वाई में कितने नोडल प्लेन होंगे? देखो एक प्लेन जो ये बीच से निकल जाएगा और एक प्लेन ये वाला जो बीच से निकल जाएगा, ये दोनों नोडल प्लेन होंगे। इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये मैंने डी एक्स वाई बनाया ना, आपको ये फुल दिख रहा है ना। अब देखो एक प्लेन अगर हम ऐसे गुजार दे, ऐसे ऐसे, है ना, जैसे मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन, हाँ एक प्लेन हम इस तरीके से गुजार दे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्लेन जो इसके अंदर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखो ये वाला प्लेन जो है वो इन दोनों लोब के बीच से निकल गया, इन दोनों लोब के बीच से निकल गया और इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन चारों लोब में से किसी लोब को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? अरे रुक जा भाई, सबको सीखने दे, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज है आपका, ये ऐसा है ना, प्लेन ऐसे निकल जा रहा है। देखो अगर हम ये प्लेन डाल दें ऐसे, तो ये मेरा जो पेपर है, ये इन चारों फूल में से किसी भी फूल से टकरा रहा है? नहीं टकरा रहा है। इसका मतलब ये आपका नोडल प्लेन हो गया। उसी तरीके से अगर हम ऐसे रख दें, एक प्लेन को ऐसे बीच से निकाल दें, तो वो ऊपर वाले दोनों फूल के बीच से और नीचे वाले दोनों फूल के बीच से निकल जाएगा और वो इस पॉइंट से पास करेगा, नोड से। क्लियर हुआ क्या? बोलो, चमका क्या? बोलो यार। क्लियर है? चमका तो बल्ब जलाओ, बल्ब जलाओगे तब ना हमको पता चलेगा कि चमका कि नहीं चमका। वेरी गुड। अब देखो वही दो प्लेन तुमको यहाँ बने हुए दिखेंगे। देखो ये x है और ये y है, ये आपका डी एक्स वाई है। देखो ये आपका डी एक्स वाई है, यहाँ डी एक्स वाई आपको दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन में ये बना हुआ है। देखो एक ऐसे निकल गया इनके बीच से, एक ऐसे निकल गया इनके बीच से, वही जो हम यहाँ दिखा रहे थे इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। तुम हमको इसके दोनों प्लेन के नाम बताओ, इसके दोनों नोडल प्लेन के नाम बताओ। कौन बच्चा इसके दोनों नोडल प्लेन के नाम बता सकता है? ऐसा प्लेन जो लोब्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा वही नोडल प्लेन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं, ये आपके प्लेन इनको इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। देखो ये प्लेन किसी चारों में से किसी गुब्बारे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये वाला प्लेन चारों गुब्बारे में से किसी गुब्बारे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। एक्स वाई एंड वाई जेड, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। ये क्या हो गया? क्या हो गया? तब तक तुम लोग प्लेन के नाम लिखो। एक्स जेड एंड वाई जेड, वेरी गुड, रघुनाथ मिश्रा का करेक्ट है। एक्स जेड एंड वाई जेड, वेरी गुड। एक्स जेड एंड वाई जेड। देखो ये वाला प्लेन ऐसे निकलेगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो बाहर निकल रहा है ये जेड एक्सिस होगा ना। तो एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये वाला प्लेन हो गया आपका एक्स जेड। और सिमिलरली ये वाई और ये बाहर जो निकल रहा है वो जेड, तो आपका आएगा एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई जेड। एक्स वाई नहीं उज्जवल, एक्स वाई नहीं, एक्स वाई में तो ऑलरेडी लोब बना हुआ है, ये तो प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें ये लोब बना हुआ है।
बोलो क्लियर है क्या? इसीलिए तो हम 3D फोटोज लेकर आए हैं ताकि आप ज्यादा बेटर समझ पाए। क्लियर है ना? अब देखो इसका भी तुमको ट्रिक सिखा देते हैं। इसका भी मैं तुमको ट्रिक सिखा देता हूँ। ये डी एक्स वाई है ना, आपको डी एक्स वाई दिख रहा है, ये आपको एक्स वाई दिख रहा है। तो यहाँ पे तीन ही चीजें होती हैं, एक्स वाई और जेड। तो कौन सा नहीं दिख रहा? कौन सा नहीं दिख रहा? जेड नहीं दिख रहा। तो एक एक्स से एक्स जेड बना दो और वाई से वाई जेड बना दो, यही दो इसके नोडल प्लेन हो गए। अब तुम बताओ एक्स जेड। अब ये एक्स जेड है, इसके दो नोडल प्लेन्स बताओ। इसके दो नोडल प्लेन्स बताओ। हाँ वेरी गुड। एक्स और जेड तो दिख रहा है, बचा कौन सा? वाई। तो एक एक्स वाई और एक जेड वाई या वाई जेड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके बताओ, 3D YZ के बताओ। वाई जेड तो दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है? एक्स नहीं दिख रहा। तो एक होगा एक्स वाई और एक होगा एक्स जेड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो तीनों तुम्हारे ये प्लेनर वाले हो गए है ना? याद करो हम लोग डी को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक होता था प्लेनर और एक होता था एक्सियल। तो इसके अंदर आता था डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो इन तीनों का तो हो गया, ये तीनों तो आपने सीख लिया। अब बचा ये एक्सियल। इसके अंदर आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन तो तुमको क्लियर हो गए, डी के ये तीन तो तुमको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये है एक्सियल। इसको थोड़ा समझेंगे, एक बार फिर से इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो यही बना लेते हैं। ये है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, समझ गए? अब इसका प्लेन देखना कैसे काटेगा। अगर हम ये प्लेन ऐसा ले लें, देखो ऐसा ऐसा, एक प्लेन ऐसा गुजर जाए ऐसा ऐसा, तो वो इन दोनों लोब के बीच से और इन दोनों लोब के बीच से निकल जाएगा, एक प्लेन ऐसा। और एक प्लेन ऐसा ले लेते हैं जो इन दोनों लोब के बीच से और इन दोनों लोब के बीच से निकल जाएगा। बोलो है कि नहीं? तुमको ऐसे प्लेन्स ढूंढने हैं जो आपके लोब को नहीं काटने चाहिए। देखो इस बार हम ये लो, अब हम ऐसा प्लेन ले लेते हैं, ऐसा प्लेन, ये प्लेन। तो ये प्लेन इन दोनों लोब के बीच से निकल गया और इन दोनों लोब के बीच से निकल गया, तो ये प्लेन हो गया। सिमिलरली ये एक प्लेन ऐसा ले लेते हैं जो इन दोनों लोब के बीच से और इन दोनों लोब के बीच से निकल गया। बोलो यार, कोई दिक्कत है तो बोलो। चमका क्या? देखो ऐसा, ये प्लेन ऐसा, ऐसा अंदर ऐसा ऐसा, ये प्लेन ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, चलो वेरी गुड, क्लियर है। अब ये दोनों प्लेन, अब ये दोनों प्लेन क्या है? अब इन दोनों प्लेन का कोई नाम तो होगा नहीं, ये एक्स वाई वाई जेड इस तरीके से तो होंगे नहीं। तो इनके लिए एंगल दिखाते हैं। जैसे ये वाला प्लेन मैंने बनाया है, तो ये वाला प्लेन यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाला प्लेन यहाँ से कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का। ये दोनों प्लेन्स जो हैं वो आप लिख सकते हो, मेक्स 45 डिग्री विथ एक्स एक्सेस। ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाते हैं। देखो ये वाला प्लेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 बनाया है, और ये वाला जो प्लेन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो ये क्लॉकवाइज है, नेगेटिव एक्स से क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज।
हमेशा, हाँ हाँ, हमेशा 45 डिग्री ही होगा। कितने लोग को ये चमक गया बताओ। चमक गया तो बल्ब जला दो। ओके, चलो। एक लास्ट में आपका बचता है ये चीज, dz²। ठीक है, dz², ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको ये जो व्हाइट वाला चीज दिख रहा है, ये ऊपर एक नोडल कोन है, कोन, और नीचे ये एक नोडल कोन है। तो dz² में आपके दो नोडल कोन्स होते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो, इससे ज़्यादा तुमको अभी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक कोन ऊपर दिख रहा होगा, एक कोन नीचे दिख रहा होगा, तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं मिलता, इसमें नोडल कोन मिलता है। तो dz² में आपका नोडल कोन मिलेगा, dz² जो है उसमें आपको नोडल कोन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। पी में भी आपने सीख लिया और डी में भी सीख लिया। एक छोटा सा चीज का तो मेरा यहाँ जवाब दो, ठीक है। लेट मी सी, ये आपका एक एस सब शेल है ना। आपने पी में देख लिया और डी में देख लिया। तुम हमको बताओ, क्या इस एस सब शेल में कोई नोडल प्लेन होगा? एस का आपको नोडल प्लेन बताना है। एस सब शेल आपको ऐसा स्फेरिकल दिखता है, आप इसका, इसके कितने नोडल प्लेन होंगे बताओ। ऐसा कौन सा प्लेन होगा जिसको आप ऐसे काटोगे, इसको ऐसे काटोगे तो वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? वेरी गुड, इसका कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। क्योंकि तुम प्लेन कैसा भी ले लो, देखो बताते हैं, तुम कैसा भी प्लेन ले लो, तुम ऐसा ले लो, काट दोगे, ये पूरा लोब है, ये पूरा लोब है इस बार, है ना, ये पूरा लोब ही है। तो ऐसा लोगे तो भी लोब को काट दोगे, ऐसा लोगे तो भी लोब को काट दोगे, ऐसा 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 कहीं से भी लोगे तो आपका ये जो प्लेन है वो लोब को कट कर ही देगा। है ना, कैसा भी प्लेन ले लोगे, कैसा भी ले लोगे, कैसा भी ले लोगे, कैसा भी ले लोगे, कैसा भी ले लोगे, तो कैसा भी प्लेन ले लोगे तो इस बार आपका वो जो प्लेन है वो इस लोब को कट कर ही देगा। तो एस का कोई नोडल प्लेन नहीं होता। और एफ के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ की बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है, इसीलिए एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। पी के नोडल प्लेन हो गए और साथ में डी का भी नोडल प्लेन हो गया। एक बार बल्ब जला दो अगर तुमको चमक गया यहाँ तक तो। ओके, मैं 2 मिनट में आता, 2 मिनट में आता हूँ बाबू, थोड़ा पानी पी के, ठीक है, बहुत गर्मी है। तब तक तुम लोग ये सब देखो थोड़ा।
साउंड क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दो, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। ओके। ग्राफ्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जैसे हम आपको बताएं बस वैसे उस चीज को आप फॉलो कर लीजिए। सबसे इजी तरीका है इन ग्राफ्स को ड्रॉ करने का। ठीक है, देखो हम तुमको थोड़ा सा बता देते हैं कि पहले कुछ चीजें होती क्या हैं। ठीक है, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से। ठीक है, एक चीज होता है वेव फंक्शन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में या इलेक्ट्रॉन के बारे में जब आप जानकारी हासिल करने चले तो आपको पता चला कि सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था, बहुत माइक्रोस्कोपिक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप बहुत डिफिकल्ट था निकालना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स किया, प्रोबेबिलिटी वगैरह को यूज़ किया, और फिर कोशिश किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया जाए, और फिर उन्होंने वो 4 क्वांटम नंबर बनाए थे। ठीक है, तो उसी चीज के पीछे थोड़ा सा मैथ्स में जा रहे हैं, है ना। उसी चीज के पीछे बस थोड़ा सा मैथ्स में जा रहे हैं कि वो मैथ्स क्या था। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक फंक्शन बनाया, वेव फंक्शन, जिसको बोला साई। और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है ना। इलेक्ट्रॉन का जो 3 डायमेंशनल मोशन है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी वेव फंक्शन का जब आप स्क्वायर कर देते हैं तो आपको मिलता है प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी? वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो टाइम बिंग के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे 8 9 10th के भी हैं, तो टाइम बिंग के लिए आप उतना मान लो कि ये जो वेव फंक्शन है उसको हम लोग कुछ साई बोलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम लोग इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मिलता है। बस ये 2 3 पॉइंट एज अ पॉइंट याद रखो। ठीक है, तो अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जहां वाई एक्सिस पे साई और एक्स एक्सिस पर आर होगा, है ना। आर जो है वो रेडियस है। ठीक है, आर जो है वो आपका रेडियस है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इस पूरे आर वाले एक्सिस पर, इस पूरे आर वाले एक्सिस पर, इस पूरे एक्सिस पर साई क्या होगा? 0। अच्छा, साई 0 होगा तो साई स्क्वायर भी 0 होगा। अगर एक्स 0 है तो एक्स का स्क्वायर भी तो 0 है। तो साई 0 है तो साई स्क्वायर भी 0 है। साई स्क्वायर 0 होने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। और इसी चीज को तो आप नोड बोलते हो। इसी चीज को तो आप क्या बोलते हो? नोड बोलते हो। वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आर लिया है। तो मैंने आपको बताया था ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। तुम हमको बताओ, अगर यहाँ हम रेडियस के फंक्शन में ग्राफ बना रहे हैं, रेडियस के साथ ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ हम कौन सा नोड देखेंगे? रेडियल नोड देखेंगे या एंगुलर नोड देखेंगे? कमेंट करो।
अगर हम यहाँ कोई ग्राफ बनाएंगे तो इस वेव फंक्शन का वर्सेस आर बनाएंगे। वेरी गुड, रेडियल नोड देखेंगे। ठीक है, और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, n-l-1। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला सबशेल होता है अपना 1s। तो 1s के लिए बनाएंगे तो 1, l की वैल्यू हो गई 0 और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब नो रेडियल नोड, नो रेडियल नोड। इसका मतलब 1s सब शेल का कोई रेडियल नोड नहीं है। कोई रेडियल नोड नहीं है, इसका मतलब ये इसका जो कर्व बनेगा वो कभी इस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ आप ऐसे बना के छोड़ देंगे। ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका 1s का। बस पहला ग्राफ याद रख लो, ऐसे इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये ग्राफ आपका बन गया 1s का। यहां तक कितने लोग समझ गए प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि ये समझ गए तो आगे सब समझ गए। बल्ब बल्ब जलाओ अगर तुम इतना समझ गए तो। ये टेंशन मत लो, ये टेंशन मत लेना कि 1x का ग्राफ ऐसा क्यों आया। वो अभी आपके लेवल पर नहीं है, वो आप वो जेई एडवांस के लेवल के भी ऊपर की बात है। बस जो है वो है, वो हम बता रहे वो सीखो। बल्ब जलाओ जल्दी जल्दी अगर आपको समझ में आ गया। ये कर्व इस एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास कोई रेडियल नोड नहीं है। बाबू देखो कुछ नहीं, हम 1s ऑर्बिटल या 1s सब शेल के लिए ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, किसका किसका ग्राफ बना रहे हैं? साई मतलब वेव फंक्शन वर्सेस आर का। अब देखो किसी भी एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर यहाँ पे अगर ये ग्राफ इसको काट देगा, इसका मतलब साई की वैल्यू 0, और साई की वैल्यू 0 मतलब साई स्क्वायर की भी वैल्यू 0। इसका मतलब अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर देगा, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। मतलब वो एक नोड हो जाएगा। ठीक है, तो नोड तो दो तरीके के होते थे, रेडियल नोड या एंगुलर नोड। तो यहाँ पर कौन सा नोड मिलेगा? रेडियल नोड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप रेडियस के साथ इस चीज का फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, रेडियस का स्टडी कर रहे हैं, तो रेडियल नोड मिलेगा। रेडियल नोड कैसे निकालते थे? आज के ही क्लास में निकाले। तो 1s का रेडियल नोड कितना है? 0। इसका मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा अगर आप 1s के लिए बना रहे हैं तो। 1s के बाद किसका नंबर आता है? अभी सब s वाले चलेंगे। 2s, 2s के लिए कैलकुलेट करो। ठीक है, 2s के लिए करो। तो 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, n-l-1। इसका मतलब इसका एक रेडियल नोड है। इसका मतलब ये ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। हो गया, दिस इज योर ग्राफ फॉर 2s। 2s के बाद किसका नंबर आएगा? 3s का। अभी सिर्फ s का ग्राफ बना रहे हैं, सिर्फ s का ग्राफ बना रहे हैं, सिर्फ s का। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2। अब थोड़ा सोचना, जैसे ये ग्राफ यहाँ से आके इसको काट दिया ना, ये ग्राफ इसको कट काट कट कर दिया, तो ये दोबारा दो बार कट करना चाहिए। तो कब कट करेगा? जब ये ग्राफ वापस ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ वापस ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ हो गया 3s का। देखो दो बार कट करना चाहिए, तो एक बार कट करता हुआ नीचे आ गया, अब नीचे ही जाता जाएगा तो दोबारा तो कट नहीं करेगा। तो दोबारा काटने के लिए फिर इसको ऊपर चलना पड़ेगा। अब किसका नंबर आएगा? 4s का। क्या लिखोगे? 4 माइनस 0 माइनस 1 कितना आएगा? 3। तीन बार कट करेगा, 1 2 3। देखो नीचे आया, फिर ऊपर जाके, फिर अगर ऊपर ही जाता जाएगा तो फिर तो कट नहीं कर पाएगा, फिर नीचे घूमना पड़ेगा तब कट करेगा। और मान लो मेरे को 5s का बनाना है, तो 5 माइनस 0 माइनस 1 कितना आएगा? 4। 1 2 3 4। एक बार कट किया, दो बार, तीन बार, चार बार। कितने लोग को समझ में आ गया बोलो? इससे आसान जीवन में कुछ है तो तुम हमको बोलो, अगर इस ग्राफ से तुमको आसान कुछ लगता है तो। बस खाली घुमा घुमा के काटते चले जाना है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? हर जगह यहाँ साई है, यहाँ आर है, यहाँ साई है, यहाँ आर है, यहाँ साई है, आर है, यहाँ साई है और यहाँ आर है। बल्ब जलाओ जल्दी जल्दी अगर तुमको ये बात चमक गया तो।
एंगुलर नोड का नहीं बनाते बाबू, एंगुलर नोड का ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। एंगुलर नोड का ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। जो चीज़ें हैं वो हम पूरा पढ़ा रहे हैं, आप टेंशन मत लो। आपको कहीं से भी कंपेयर करना होगा आप कर लेना, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो फुल एंड फाइनल है। जितनी चीज़ें आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये मैंने ग्राफ बनाया साई वर्सेस आर। ठीक है, अब अगर हमको ग्राफ बनाना हो साई स्क्वायर वर्सेस आर, है ना, अब यहाँ पे मान लो हम साई स्क्वायर कर दें, हम साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना चाहते हैं। इतना तो आपको पता होगा मैथ्स में कि कभी भी किसी भी चीज का आप स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर मान लो कि मैं इस 2s के ग्राफ को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये वाला वैल्यू साई का क्या है, नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ जा रहा है, तो इस वाले पार्ट के लिए साई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन अगर हम साई स्क्वायर कर दें तो वो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमको साई स्क्वायर का बनाना हो तो हम ऐसे बना देंगे, इसी चीज को पलट देंगे। ये ऐसा सोचो कि यहाँ मिरर है, ऐसा क्या है, मिरर। मिरर नीचे वाली चीजों का इमेज ऊपर में दिखेगा ऐसा। तो जहां जहां हम ग्रीन वाला बनाएंगे, ग्रीन वाला बनाएंगे, या चलो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं तो क्लियर होगा, ब्लू कर देते हैं। तो जहां जहां हम ब्लू बना रहे हैं इसका मतलब वो साई स्क्वायर का ग्राफ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अगर ऐसे कर दे तो ये साई स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा, और सीधे अगर ऐसे आ जाए तो साई का ग्राफ हो जाएगा। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप ये गलती नहीं करेंगे। आप अपने कॉपी पर अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, ये मैंने पांचों बनाए थे किसके, साई के। आप अलग से 5 ग्राफ बनाएंगे साई स्क्वायर का, है ना। तो जब साई स्क्वायर का अलग से बनाओगे तो सिर्फ ब्लू वाला दिखेगा, ये वाला नहीं दिखाएंगे। वो तो हम आपको समझाने के लिए हम एक ही पर बना रहे हैं। आप अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, साई वर्सेज आर अलग बनाएंगे और साई स्क्वायर वर्सेज आर अलग बनाएंगे। चलो अब यहाँ पे देखो, अब फिर देखो ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव है तो ये ऊपर हो जाएगा, जस्ट इसको ऐसे ऊपर पलट देना है। तो यहाँ से आएगा ये ऐसा और फिर ऐसा बढ़ जाएगा, यानी ये एकदम ऐसे आएगा, ऐसे ऐसा ऐसा। नीचे वाली चीजें बस ऊपर हो जाएंगी, है ना। तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर। इधर क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो नेगेटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो ये फिर यहाँ से यहाँ ऊपर और ये भी ऊपर हो जाएगा। तो आप ऐसा बनाओगे, ऐसा। सिर्फ ऊपर ब्लू वाला ऐसे ऐसे बनाते जाओगे तो साई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाइट वाला बनाओगे तो साई हो जाएगा। इसमें देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नेगेटिव है तो ये इसको ऊपर कर देना है ऐसे, इसको ऐसे। तो आप पूरा ग्राफ देखो ऐसा, तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर। कितने बच्चों को पूरा क्लियर हो गया एस सब शेल का या एस ऑर्बिटल का सारा ग्राफ क्लियर हो गया। साई वर्सेस आर भी और साई स्क्वायर वर्सेस आर भी। साई वर्सेस आर आपको दिमाग लगाना था, साई स्क्वायर में तो बस जो चीजें नीचे हैं उसको ऊपर कर देना है। कितने लोग को चमक गया, चमकाओ। आप अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, मैंने 1 2 3 4 5 ग्राफ बनाए, आप टोटल 10 बनाएंगे, 5 साई वर्सेज आर का और फिर कॉपी में अलग से साई स्क्वायर वर्सेज आर का। आपके ग्राफ पर ऐसा एक ही में नहीं बना हुआ होना चाहिए। ये तो हम इसलिए समझा रहे हैं बाबू कि आप समझ जाओ कि कभी भी किसी चीज का स्क्वायर किया जाता है तो उसके नेगेटिव वाले वैल्यूज भी पॉजिटिव में बदल जाते हैं। तो बस ये ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर हो जा रहा है, नीचे से ऊपर हो जा रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब आता है आपका, अब अच्छा बात क्या है कि P का, D का और F का सबका ग्राफ सेम है। सिर्फ S का ग्राफ अलग होता है, बाकी P का, D का और F का सबका जो ग्राफ होता है वो सेम ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लें 2P 3D और 4F,
है ना। पी का सबसे छोटा 2 होता है, डी का सबसे छोटा 3 होता है और एफ का सबसे छोटा 4 होता है। क्योंकि पी 2 से ही एन इक्वल टू 2 से ही चालू होता है, डी एन इक्वल टू 3 से ही चालू होता है और एफ एन इक्वल टू 4 से। ठीक है, इन सब के नोड्स निकालते हैं। पहला 2p का रेडियल नोड, तो 2 -1 -1 देखो 0 आ गया। 3d करते हैं, 3 और d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 2, फिर -1 ये भी 0 हो गया। 4f के लिए निकालते हैं, 4 -3 -1 इक्वल टू 0। हम लगा रहे हैं n-l-1। इसका मतलब इन सब का जो रेडियल नोड है वो क्या है 0। इसीलिए इन सब के ग्राफ जो हैं वो एक जैसे ही बनेंगे। ठीक है, ये मान लो मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, ये साई है, ये आर है। क्या इनका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, बताओ, कमेंट करो। जो भी ग्राफ हम इनके लिए बनाएंगे, इन तीनों के लिए जो भी ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा। बन गया, हाँ, नो, वेरी गुड। ये नहीं कट करेगा, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा ऐसा पहाड़ जैसा रहेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यही ग्राफ 2p का भी होगा, यही 3d का भी होगा और यही 4f का भी होगा। ठीक है, अगला ग्राफ कैसे बनाओगे। ठीक है, 2p के बाद 2 का p हो गया, अब अगला क्या हो सकता है, 3p होगा, फिर 4d होगा और फिर 5f होगा। याद है, आसान है, देखो 3 4 5, 2 3 4 थे, 3 5 4, इन सब का रेडियल नोड निकालो। 3p का रेडियल नोड कितना आएगा, 3 -1 -1 आ जाएगा। 4d का कितना आएगा, 4 -2 -1 1 आएगा। और 5f का कितना आएगा, 5 -3 -1, ये भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस बार सबका रेडियल नोड जो है वो 1 आ रहा है। सर इसमें इन तीनों का सेम पर एस का क्यों डिफरेंट है सारे ग्राफ में। बाबू देखो, हम आपको एक बात बताते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप जानते हो इसका रीज़न, आप जानना चाहते हो तो आप जानो। किसी भी चीज़ का ग्राफ उसका फंक्शन डिसाइड करता है। आपको मैंने बेसिक मैथ्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। जैसे हम आपको बोलते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो वो एक पैराबोला बनता था। तो मैथ्स का फंक्शन डिसाइड करता है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स ले लें तो साइन एक्स का ग्राफ अलग बनेगा, कॉस एक्स ले लें तो अलग बनेगा, टैन एक्स ले लें तो अलग रहेगा, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ अलग था, एल एन एक्स का ग्राफ अलग था, है ना। 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ अलग था। तो फंक्शन डिसाइड करता है कि उसका ग्राफ कैसा होगा। तो एस के ग्राफ का शेप अलग था और इनके ग्राफ का शेप जो है वो अलग है, वो इनके फंक्शंस डिसाइड कर रहे हैं। एस का फंक्शन अलग टाइप का आ रहा था इसलिए उसका ग्राफ उसको फॉलो कर रहा था। पी डी और एफ के फंक्शंस एक जैसे आ रहे थे इसलिए उनका ग्राफ का नेचर एक जैसा है। बाबू क्लियर है क्या, आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, विश्वास क्लियर है क्या। चलो यस। अब कैसे करेंगे, अब एक है नोड है तो एक बार काटना होगा, तो एक बार काटना होगा तो ऐसे ले जाएंगे और एक बार काट देंगे। फिर अगला आएगा 3p के बाद किसका नंबर आएगा 4p, 4p है तो 5d, 5d है तो 6f। इन सब के रेडियल नोड कितने आएंगे, दो, तो दो बार कट करेगा ऐसा। फिर ऊपर एक बार कट कर दिया, नीचे है तो फिर ऊपर ही कट करेगा तभी जाएगा। इसी तरीके से आप बना सकते हो। तो ये साई वर्सेस आर है, दिस इज साई वर्सेस आर। अब अगर हमको इसी में साई स्क्वायर करना हो, साई स्क्वायर करना हो
तो इस पे तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कभी नीचे वाले में है ही नहीं, सारा ग्राफ तो इसका ऊपर ही बना हुआ है। इसमें आ जाओ, ये वाला पार्ट नीचे है तो ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो आप ये ब्लू वाला कर्व एक अलग से बना सकते हो, ऐसे ऐसा हो जाएगा। इसमें ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये आपको फाइनली दिखेगा ऐसे, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया साई स्क्वायर वर्सेस आर। फिर वही बात, मैंने 3 बनाए हैं, आप 6 बनाएंगे, साई वर्सेस आर का अलग बनाएंगे और साई स्क्वायर वर्सेस आर का अलग बनाओगे। सेम इसी तरीके से आप आगे बना सकते हो। 4p की जगह आप 5p ले लो, 5p की जगह 6d ले लो, 6d की जगह 7f ले लो। इस तरीके से आप आगे बनाते जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। कितने बच्चों को चमक गया, थोड़ा बल्ब जलाओ। दिस कंप्लीट्स योर क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्वांटम नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आप सुन लीजिए। क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया, 4 लेक्चर हमने लिए, चारों लेक्चर में इसके अलावा एक छोटा सा चीज और है, डी फंक्शन बोलते हैं उसको, कैपिटल डी फंक्शन। अभी वो भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस मतलब इस ग्रुप से या इस बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th 10th के भी हैं, तो वो अभी उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपका क्वांटम नंबर उसको छोड़कर 100% कंप्लीट है, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, क्लियर है। हम्म, इस टॉपिक में वो असाइनमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। असाइन जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, क्वेश्चंस आपने देख ही लिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के होते हैं। कुछ अच्छा टॉपिक होने दो जिसमें बहुत वैरायटी हो, तो उसमें हम लोग ये चीज़ें करेंगे, असाइनमेंट देंगे आपको। ठीक है, जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो 2 3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। क्वांटम नंबर आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, क्लास ऑफ रहेगा, संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, संडे को क्वांटम नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चंस और 1 घंटे का टेस्ट होगा। वो मैं टेस्ट पोर्टल पर डालकर आपके एप्लीकेशन पर ऑलरेडी कोर्स के अंदर आ जाएगा, है ना। कोई बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब से जो मेरे पूरे इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं और वो भी टेस्ट अगर मैं देने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल फ्री सेक्शन में भी टेस्ट लॉन्च करूँगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे अपने जुड़े हुए हैं पहले से कोर्सेज के दौरान, उनके लिए तो टेस्ट उनके कोर्स में आ जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में वो असाइनमेंट का कुछ मतलब बनता नहीं। आपने क्वेश्चन देखे मेन से एडवांस तक, सब मोस्टली डायरेक्ट ही थे, तो एक ही जैसे 50 क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कुछ 25 26 नए टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको ऑलरेडी टेस्ट में देंगे, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट का टाइमिंग वगैरह बाबू वो सारा कुछ आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन पे चला जाएगा, कितने बजे से कितने बजे के बीच में टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्लीट। तो ये क्वांटम नंबर वाला टॉपिक हमने पूरे अच्छे तरीके से फुल डिटेल में हर एक चीज़ के साथ इसको कवर कर लिया। ठीक है, तो कल ऑफ रहेगा, संडे को आपका टेस्ट होगा, मंडे को मिलेंगे और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे ना। मंडे को वेक्टर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। वेक्टर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स में आगे बढ़ जाएंगे। तो मंडे से वेक्टर्स चलेगा। ठीक है, थैंक यू।